हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है अरविंद घोष के राजनीतिक विचार के बारे में। अरविंद घोष के राजनीतिक विचार। 1893 में इंग्लैंड से वापस आकर अरविंद घोष ने बड़ौदा नरेश की सेवा की और गुप्त लेखों का प्रकाशन करा के राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए उग्र विचारक के रूप में कार्य किया। तो जब वो इंग्लैंड से 1893 में भारत आई तो उन्होंने बड़ौदा नरेश की सेवा की और जो गुप्त लेखों के प्रकाशन करा के क्या है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए उग्र विचारक के रूप में कार्य किया। इसी दौरान उन्होंने भारतीय कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना की। उनके द्वारा अपनाई जाने वाले विनय पत्र, प्रार्थना, ज्ञान आदि विधियों की भी आलोचना की। तो उन्होंने भारतीय आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की उदारवादी नीतियों की आलोचना की। उन्होंने उदारवादियों को कहा कि उन्हें अपने आत्मविश्वास और निडरता के बल पर भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने बड़ौदा नरेश की सेवा में रहते हुए जतिन बैनर्जी के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन बनाने का प्रयास आरंभ कर दिए और बंगाल की तरफ से राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया। उन्होंने उग्र विचारधारा रखने वाले युवकों को संगठित किया ताकि भारत की स्वतंत्रता दिलाई जा सके, लेकिन अंग्रेजों की दमनकारी नीति के शिकार होने के कारण उनका स्वप्न अधूरा रह गया। इसके बाद वे अध्यात्मवाद के विकास व उसके द्वारा भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए प्रयास करने लगे। उनके राजनीतिक विचारों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो अरविंद घोष के जो विचार हैं, राजनीतिक विचार, उनको फर्स्ट हो गए भारतीय कांग्रेस के आलोचक के रूप में। अरविंद जिस समय भारतीय राजनीति के क्षितिज पर अवतरित हुए, भारत में कांग्रेस एक राष्ट्रवादी संस्था के रूप में क्रियाशील था तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि उदारवादियों के हाथों में थी। क्या जो नेतृत्व क्या था कांग्रेस का, वो क्या था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि उदारवादियों के हाथ में था। अरविंद के हृदय में भारत की महानता, गुरुता और सामर्थ्य के भाव छिपे थे, इसलिए उन्हें कांग्रेस की भावना पद्धति कुछ रुचकर न लगी। उन्होंने कांग्रेस की कमजोरियों को बताया, कांग्रेस के नेतृत्व की आलोचना की और अपने रचनात्मक आक्रमण से भारत के राजनीतिक जगत में एक नए युग का सूत्रपात किया। देश के नेताओं को समस्या पर एक नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए विवश किया। तो वो क्या थे, कांग्रेस के आलोचक में वो जो उदारवादी नीति थी कांग्रेस के, उसके क्या थे, वे बिल्कुल उसमें उनका रुचि नहीं थे। वो चाहते थे कि कांग्रेस को या भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। अरविंद ने इस पद्धति में विश्वास प्रकट किया कि ब्रिटिश सरकार की न्याय भावना और उदारता में विश्वास करते हुए उसके सामने भिक्षावृत्ति की नीति अपनाई जाए। तो उनका ये मानना था कि वो क्या थे, उनकी ब्रिटिश सरकार की न्याय भावना, उदारता में बिल्कुल विश्वास नहीं था। उनका ये था कि उनके सामने भिक्षावृत्ति की नीति अपनाई जाए। उनका ये मानना था कि उनके सामने भिक्षावृत्ति की नीति न अपनाई जाए, इस प्रकार असुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। अरविंद ने कहा कि अपील करना, प्रार्थना करना आदि साधन न केवल अपर्याप्त हैं बल्कि भारतीयों के आत्मसम्मान के विरुद्ध भी हैं। इन साधनों द्वारा भारतीयों के हृदय में पुरुषत्व की भावना जागृत नहीं हो सकती है। ये साधन भारत की आंतरिक भक्ति को प्रस्फुटित करने में असमर्थ है। अरविंद ने कांग्रेस को ऐसा मार्ग और पद्धति अपनाने का परामर्श दिया जिससे भारत के जनगण की मोह निद्रा भंग हो जाए और वह सचेत तथा सक्रिय बन कार्य क्षेत्र में आ जाए। दूसरा राजनीतिक विचार, ब्रिटिश शासन की आलोचना की उन्होंने। अरविंद ने ब्रिटिश शासन की साम्राज्यवादी, स्वार्थी और शोषणवादी स्वरूप की बहुत तीव्र प्रहार किए उस पे। तो जो उसकी ब्रिटिश सरकार शासन की जो साम्राज्यवादी, स्वार्थी और शोषणकारी स्वरूप था, उस पर बहुत तीव्र प्रहार की। उन्होंने विदेशी शासन की प्रत्यक्ष रूप से इतनी कटी आलोचना की कि महादेव गोविंद रानडे, इंदु प्रकाश के प्रबंधक को यह चेतावनी देनी पड़ी कि यदि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के लेखक ने ब्रिटिश शासन की आलोचना के स्वर में नम्र न बनाया तो उन पर राजद्रोह का अभियोग लगाया जा सकता है तथा इसके परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। अरविंद ने ब्रिटिश शासन को भारतीयों के लिए बहुत दुखदायी और निराशाजनक कहा। उन्होंने पश्चिम से गुणों को स्वीकार करते हुए भी यह मानने से इनकार कर दिया कि पश्चिम
को के सर्वोत्तम गुण का प्रतिनिधित्व अंग्रेज ही करते हैं। अरविंद ने फ्रांसीसी राजनीतिक व्यवस्था को अधिक श्रेष्ठता प्रदान की। कहा कि भारतीयों को अपने राजनीतिक चिंतन को संपन्न बनाने के लिए ब्रिटेन की अपेक्षा क्या फ्रांस की ओर देखना चाहिए। उन्होंने फ्रांस की जनता और संस्कृति की बड़ी प्रशंसा की। तो उन्होंने जो ब्रिटिश जो प्रणाली थी वो भले ही फॉरेन में पढ़े थे, मगर उन्होंने क्या कहा, जो ब्रिटिश जो प्रणाली है उनको सर्वश्रेष्ठ मानने से इनकार किया। बजाय उनको उन्होंने इंग्लैंड के बजाय फ्रांस की जो राजनीतिक व्यवस्था को अधिक श्रेष्ठता प्रदान की। देन हो गए उनके विचार श्रमजीवी के बारे में। अरविंद ने जनसाधारण और श्रमजीवी वर्ग को की महत्ता को समझा। उन्होंने कांग्रेस की इस बात के लिए कड़ी आलोचना की कि वह श्रमजीवी वर्ग के प्रति उदासीन रुख अपनाई थी। उसने भारत के बहुसंख्यक श्रमजीवियों को जो अज्ञान और संकट के गर्त में पड़े हुए थे उस समय, मतलब जो अरविंद ने भारत के जो बहुसंख्यक जो श्रमजीवियों के जो अज्ञान और संकट के गर्त में पड़े हुए थे उपेक्षित कर दिया था। और किसने? कांग्रेस ने। उनका ये मानना था। अरविंद के शब्दों में, कांग्रेस अपनी इसी चरण के कारण एक स्वार्थ प्रधान संस्था रही है तथा निस्वार्थ देशभक्ति का उसका कथन खोखला रहा है। अरविंद ने व्यक्त किया कि राष्ट्र की शक्ति का सच्चा आधार श्रमजीवी वर्ग ही है। उन्होंने स्वयं बंगाल के श्रमजीवी वर्ग के जीवन में राजनीतिक चेतना लाने के लिए अथक परिश्रम किया। अरविंद ने बंगाल में श्रमजीवी वर्ग की अकर्मण्यता को दूर करने के लिए तथा उसे जागरूकता प्रदान कर महान कार्य किया। तिलक तथा गांधी जी भी अपने राजनीतिक जीवन में इतने सफल हुए कि उन्होंने श्रमजीवी वर्ग और जनसाधारण की उपेक्षा नहीं की, वरन राष्ट्रीय आंदोलन के अपने कार्यक्रम में उनका सक्रिय समर्थन प्राप्त किया। स्वराज संबंधी विचार। घोष का कहना था कि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखकर अपूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करते हैं। तो उनका ये मानना था कि कांग्रेस क्या पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय अंग्रेजों की क्या न्यायप्रियता में विश्वास रखकर अपूर्ण स्वतंत्रता की मांग के समर्थक है। वो अपना स्वतंत्रता का लक्ष्य भूल चुकी है। वह भारत के अधिराज्य डोमिनियन स्टेट की मांग करती है। अरविंद घोष ने इसका विरोध करते हुए भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश नीतियां भारत के लिए कभी लाभकारी नहीं हो सकती है। भारत का फायदा तो स्वयं की सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों से ही हो सकता है। इसलिए स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करना आवश्यक है। स्वतंत्र भारत ही विश्व का आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। इसलिए स्वराज ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने स्वराज की व्याख्या करते हुए लिखा है कि स्वराज का हमारा विचार विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता है। हम दावा करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने स्वरूप तथा आदर्शों के अनुसार अपने सामर्थ्य द्वारा अपने जीवन जीने का अधिकार हो। अपनी श्रेष्ठता के आधार पर हमें अपनी विरासत से वंचित रखने या हमारी सभ्यता से घटिया सभ्यता हमारे ऊपर थोपने के विदेशी दावा को हम अस्वीकार करते हैं। उन्होंने स्वराज की धारणा को आध्यात्मिक आवश्यकता बताते हुए आगे कहा है कि यदि भारत स्वतंत्र न हो पाया तो विश्व क्या होगा? भारत के आध्यात्मिक प्रकाश से वंचित रह जाएगा। इसलिए स्वराज हमारा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। और स्वराज से संबंधित जो विचार थे उनका ये मानना था कि जो कांग्रेस है वो क्या कर रही है, पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय डोमिनियन स्टेट की मांग कर रही है, जो कि क्या है उन्होंने कहा सर्वथा अनुचित है। तो उन्होंने पूरा स्वराज की मांग की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अरविंद घोष ने कि बिना स्वराज के क्या हम अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं, अपने आदर्शों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। स्वराज प्राप्ति के साधन। अरविंद घोष को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के उदारवादी कार्यक्रमों में विश्वास नहीं था। उनका कहना था कि जब भारतीयों का अपना संविधान नहीं है तो संवैधानिक साधनों की चर्चा करना व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने स्वराज प्राप्ति के लिए निम्नलिखित साधनों का समर्थन किया: सशस्त्र विरोध, आर्म्ड रेबेलियन, निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेसिस्टेंस। उन्होंने बड़ौदा नरेश की सेवा के दौरान क्रांतिकारियों से संपर्क बनाया। इस दौरान उनका विश्वास था कि भारत की स्वतंत्रता सशस्त्र विद्रोह करके ही प्राप्त की जा सकती है। लेकिन जब वे बड़ौदा रियासत को त्यागकर बंगाल में गए और वहां पर राष्ट्रवादियों का नेतृत्व किया तो उन्होंने विद्रोह के स्थान पर निष्क्रिय प्रतिरोध को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उत्तम साधन बनाया। कुछ विद्वानों का विचार है कि अरविंद का झुकाव बंगाल में ही आध्यात्मवाद की ओर हो गया तथा उन्होंने
सभी क्रांतिपूर्ण हिंसक साधनों के स्थान पर या बजाय आध्यात्म व योग के साधनों से भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने का सुझाव दिया। घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग 1906 के बाद शुरू किया। अंग्रेजों के कोभाजन से बचने के लिए उन्होंने अंग्रेजों की आलोचना में कुछ नरमी बरती और उनके स्थान पर निष्क्रिय प्रतिरोध का साधन अपनाया। इसके तहत उन्होंने ब्रिटिश न्यायालयों का बहिष्कार, राष्ट्रीय पदों का, सरकारी पदों का बहिष्कार तथा सामाजिक बहिष्कार को शामिल किया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि अंग्रेज सरकार निष्क्रिय प्रतिरोध को कुचलने के लिए किसी हिंसक साधन का प्रयोग करती है तो निष्क्रिय प्रतिरोध के समर्थकों को भी उसी साधन का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने गांधी से अलग दृष्टिकोण का परिचय देते हुए निष्क्रिय प्रतिरोध को सत्याग्रह से श्रेष्ठ बताया। अब हो गया अरविंद और अहिंसा। अरविंद घोष ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिंसात्मक तथा क्रांतिकारी साधनों को अपनाने पर इसलिए बल नहीं दिया क्योंकि शायद उनके विचार से उस समय भारत की तत्कालीन परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, किंतु उन्होंने यह भी अस्वीकार नहीं किया कि यदि कोई मार्ग शेष न हो और राष्ट्र सक्षम हो तो हिंसा द्वारा अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार है। हिंसा का प्रयोग उस समय की विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है। महात्मा गांधी हिंसा शब्द के प्रयोग तक को अपने दर्शन में अनुचित समझते थे, किंतु अरविंद ने इस रूप में अहिंसा को कभी स्वीकार नहीं किया। इससे इस धारणा का निर्माण कदापि नहीं होता है कि वे हिंसा प्रेमी थे। वो तो समाज में शांति और व्यवस्था, सहयोग और प्रेम की कामना करते हुए यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि हम सर्वथा के लिए अहिंसा को ही अपना ध्येय बना ले। परिस्थितियों में हिंसा और सशस्त्र क्रांति का मार्ग भी अपनाया जा सकता है ताकि विदेशी शासन को भलीभांति ज्ञात हो जाए कि अब भारत को दासता की बेड़ियों में अधिक समय तक जकड़े रखना असंभव है। हिंसा और क्रांति में अरविंद के विश्वास के संबंध में ज्यों-ज्यों पांडिचेरी में उनकी आध्यात्मिक साधना का विकास होता गया, त्यों-त्यों भारत की स्वतंत्रता और मानव एकता के अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आध्यात्मिक शक्ति पर उनकी निर्भरता बढ़ती गई। अपने जीवन के संध्याकाल में वे हिंसा के औचित्य में विश्वास खो चुके थे। आध्यात्मिक और योग शक्ति के स्वामी बनने के उपरांत अरविंद का विश्वास आध्यात्मिक शक्ति पर बढ़ता गया, किंतु जनसाधारण के लिए उन्होंने हिंसात्मक साधनों और क्रांतिकारी मार्गों का पूर्ण परित्याग कर देने की कल्पना कभी नहीं की थी। आवश्यकता पड़ने पर जब जनता द्वारा राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करना संभवतः उन्होंने उस समय भी अनुचित समझा, जबकि वह योग की चरम सीमा भी पार कर रहे थे। राज्य और व्यक्ति के संबंध में अरविंद घोष के विचार। अरविंद ने विश्वास प्रकट किया कि व्यक्ति केवल एक सामाजिक इकाई ही नहीं बल्कि अपने आप में एक आत्मा तथा प्राणी है जिसका अपना अस्तित्व है। तो उन्होंने क्या है ये माना है कि व्यक्ति केवल एक सामाजिक इकाई नहीं बल्कि अपने आप में क्या है आत्मा और प्राणी है जिसका अपना अस्तित्व है। व्यक्ति के अस्तित्व को उनका रहन सहन प्रगति करने के अधिकार की उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसने सामाजिक कार्यों को मधुमक्खी के छत्ते या चींटियों की बाम्बी के पर आधारित नहीं मानना चाहिए। उसके स्वयं के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसे एक ऐसा प्राणी मानना चाहिए। उसके स्वयं के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए एक ऐसा प्राणी मानना चाहिए जिसे अपने व्यक्तिगत सत्य और नियमों के साथ ही सामूहिक अस्तित्व के सत्य और नियमों में अपने स्वाभाविक और निश्चित भाग को पूरा करना है। अरविंद आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत महर्षि थे, अतः उन्होंने यह संदेश दिया कि व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक अस्तित्व के नियमों का पालन करना चाहिए और उन्हीं से निर्देशन लेना चाहिए। राज्य को इस संबंध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की आत्मा के विकास और उसे स्वाभाविक उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि उसे स्वतंत्रता मिले। तो उसे क्या अपनी आत्मा के विकास और उसे स्वाभाविक उत्थान के लिए क्या होना चाहिए, व्यक्ति को अपना स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अरविंद ने राज्य की सर्वोच्चता को चुनौती दिया। उन्होंने कहा है कि राज्य को मानव प्रगति का सर्वोत्तम साधन समझना अतिशयोक्तिपूर्ण है। मनुष्य समुदाय के द्वारा जीवित रहता है क्या राज्य, अथवा वह उसका विकास स्वयं व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कर सकता है। राज्य द्वारा नियंत्रित कार्य समुदाय के सामूहिक हितों के लिए अनुपयुक्त है और
उनके समुदाय के लोगों के सामूहिक कार्यों में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न होती है। राज्य अथवा प्रत्येक दृष्टि से यह ठीक है कि राज्य अपना कम से कम हस्तक्षेप करे व्यक्ति के जीवन में। हो गया मानव एकता का आदर्श के आदर्श मानव एकता का आदर्श में अरविंद घोष के विचार। प्रथम महायुद्ध के उत्पन्न संकटों और परिस्थितियों ने विश्व के दार्शनिकों और चिंतकों को एक ऐसे विश्व संघ की धारणा की ओर आकृष्ट किया जो संपूर्ण मानव जाति को अपने में एकाकार कर ले। अरविंद भी कुछ महान विभूतियों में से थे। उन्होंने अपनी धारणा को मानव एकता का आदर्श नामक अपनी कृति में स्पष्ट किया। अरविंद ने मानव एकता के आदर्श को प्रकृति की योजना का एक अंग माना और दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि आज यह स्वप्न भविष्य में एक दिन अवश्य ही साकार होकर रहेगा। उन्होंने इस आदर्श को प्रकृति की योजना का अंग इसलिए माना क्योंकि उनकी मान्यता थी कि हम सब एक दूसरे के घटक हैं तथा आंतरिक और बाह्य आवश्यकता हमें एक दूसरे के प्रति इतना आकर्षित करती है कि हम स्वयं को क्रमशः परिवार, कबीले और ग्राम जैसे उत्तरोत्तर समूह में संगठित करने को बाध्य हो जाते हैं। अरविंद ने कहा कि मानव इतिहास इस बात की साक्षी है कि मनुष्य की प्रवृत्ति सदा ये रही है कि वह उत्तरोत्तर बड़ी इकाइयों का निर्माण कर सके। यही कारण है कि ग्राम अपने आप को राज्यों में और राज्य अपने आप को साम्राज्यों में संगठित करते आए हैं। तो उनका ये मानना था कि मनुष्य एक दूसरे को क्या आंतरिक और बाह्य जरूरतों या आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे से आकर्षित होता है, इसलिए हमें सबकी आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया अरविंद घोष के राजनीतिक विचार के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।